अभी लास्ट मंथ मेरे बेटे को सोसाइटी में स्कूटर चलाते टाइम चोट लग गई थी। स्कूटर मतलब वो जो 3 पहियों वाले प्लास्टिक के छोटे से स्कूटर होते हैं जिनको बच्चे पैर से पुश करके चलाते हैं। और मैं इसको कम्प्लीटली अपनी लापरवाही कहूँगा, जिसकी वजह से एक 4.5 साल के बच्चे के फोरहेड पे 6 स्टिचेस आ गए थे। और लापरवाही मेरी ये थी कि जब भी मेरा बेटा सोसाइटी में स्कूटर चलाता था, मतलब हमारा ये डेली का काम था कि वो स्कूटर चलाता था और मैं उसके पीछे पीछे भागता था, तो स्कूटर चलाते टाइम पे मैंने उसको हेलमेट नहीं बनाया था। मतलब ऐसा पहली बार नहीं था कि वो उस दिन स्कूटर चलाते टाइम पहली बार गिरा था। इनफैक्ट मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका है कि वो स्कूटर चलाता था तो कई बार वो गिर चुका था। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया था कि ये जो छोटी सी लापरवाही है इसकी वजह से एक बड़ी चोट भी बच्चे को लग सकती है। लेकिन हाँ, मेरे लिए एक लर्निंग है, मे बी आपके लिए भी हो, कि अगर बच्चा आपका खेल रहा है तो ये ज़रूरी है कि क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, चोट उनको कभी भी कैसे भी लग सकती है, कहीं पर भी लग सकती है, तो एटलीस्ट आपकी तरफ से जो भी सेफ्टी प्रिकॉशन हो आप वो लें। मैंने भी एक सबक लिया है कि हाँ, अब की बार से वो कभी भी स्केटिंग करेगा या फिर स्कूटर चलाएगा तो मैं उसको बिना हेलमेट के स्कूटर या स्केट्स नहीं चलाने दूंगा। तो खैर बात करते हैं दूसरी चीज़ों की, यानी कि ये जो स्टिचेस उसको आए थे क्योंकि चोट थोड़ी गहरी थी और बच्चा बहुत छोटा है, 4.5 साल का, तो ये स्टिचेस हमने लगवाए थे जहाँ पर मैं रहता हूँ ग्रेटर नोएडा में। यहीं पर ही जो एक अच्छा हॉस्पिटल है वहाँ पर मैं उसको लेकर गया था। और हॉस्पिटल में नॉर्मल स्टिचेस मैंने उसको नहीं लगवाए थे एज़ पर माई प्रेफरेंस। मैंने उसको लगवाए थे जो प्लास्टिक सर्जन्स होते हैं वो लोग स्टिचेस, क्योंकि काफ़ी बारीक लगाते हैं, काफ़ी प्रिसीजन से लगाते हैं, तो निशान ज़्यादा ना बने और हीलिंग भी जल्दी हो जाए, इस वजह से हमने उस सर्जरी को ऑप्ट किया था। तो इस सर्जरी की जो कंप्लीट कॉस्ट थी इंक्लूडिंग एवरीथिंग, प्रोसीजर और रूम वगैरह सब मिला के, ये थी 49,000 रुपीज़ की। आपके रेफरेंस के लिए मैं उस बिल को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता हूँ और मैंने कुछ चीज़ों को यहाँ पर फॉर प्राइवेसी रीजंस मैंने हाइड किया हुआ है। तो कंप्लीट कॉस्ट थी 49,000 रुपीज़ की, लेकिन क्योंकि मेरे पास एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस है जिसकी वजह से मुझे हॉस्पिटल में एज अ बिल पे करना पड़ा 1 रुपी, जो कि हॉस्पिटल ने मुझ पर रहम खाकर मुझसे नहीं लिए थे। मतलब मैं भी टेंशन में आ गया था कि अगर इन्होंने 1 रुपया मुझसे मांग लिया तो मैं 1 रुपये का सिक्का कहाँ से लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे वॉलेट में या तो 500 का नोट था या फिर 10 रुपये का कॉइन था जो कि मैं उन्हें नहीं देना चाहता था। खैर जोक्स अपार्ट, मतलब 1 रुपी भी मुझसे हॉस्पिटल वाले क्या ही लेते, तो उन्होंने मुझसे नहीं मांगे थे, दैट्स इट। तो फिर से मैं उस चीज़ को यहाँ पर रिपीट करूंगा कि बिल कितने का आया था, आपने अपने पॉकेट से कितना पे किया, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस था कि नहीं था, वो एक बात की बात है। सबसे पहली चीज़ एज अ पेरेंट ये है कि आप इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, सेफ्टी को समझिए अपने बच्चों को लेके। तो इस चीज़ पे मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भगवान ना करे किसी पेरेंट को अपने बच्चे के लिए कभी भी लाइफ में हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लेना पड़े। अभी कुछ समय पहले नितिन कामत ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक पोस्ट की थी, ये पोस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। मोस्ट इंडियंस आर जस्ट 1 हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी, अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस प्लान इज मैंडेटरी, विच मेक सेंस, क्योंकि अगर हम हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके ऊपर इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तो ये इन्फ्लेशन आप मान के चलिए लगभग 12 से 14% के आसपास का है। मतलब यहाँ पर अगर मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ, जहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन का जो बिल था 1 डे का वो था 49,000 रुपीज़ का। ऑल्दो 49,000 रुपीज़ मुझे अपने पॉकेट से नहीं पे करने पड़े थे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 49,000 रुपीज़ मुझे लगता है कि हाँ, अपने आप में एक काफ़ी बड़ा अमाउंट है। इनफैक्ट मेरी सैलरी 49,000 रुपीज़ हुई होगी शायद 4 या 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद। तो एक तरह से देखा जाए तो हॉस्पिटलाइजेशन का सिर्फ एक दिन का खर्चा किसी 4-5 साल एक्सपीरियंस इंजीनियर के पॉकेट से उसकी पूरी 1 महीने की सैलरी उड़ा सकता है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो एज पर माई एक्सपीरियंस आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी शहर में रहते हो, चाहे छोटे शहर में हो या फिर बड़े शहर में हो, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी के लिए आपको किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाना ही पड़ेगा, जहां पर जो एसोसिएटेड कॉस्ट हैं ये काफ़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और ये चीज़ भी मैं कंप्लीटली समझता हूँ कि आज के टाइम पे हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना एक बहुत ही टफ और कंफ्यूजन भरा काम है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत से लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली में बाय भी करना चाहते हैं वो भी बाय नहीं कर पाते। और कुछ लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली में बाय कर भी लेते हैं, मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वो ध्यान ना दें हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के टाइम पे, जिसकी वजह से हो सकता है कि जब क्लेम लेने की बात आती है तो क्लेम या तो उनका रिजेक्ट हो जाता है या फिर अगर अप्रूव होता भी है तो पार्शल क्लेम अप्रूव होता है और कुछ पैसा उनको अपनी पॉकेट से भी पे करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को बाय करने के टाइम पे मेरे ख्याल से कौन से 12 पैरामीटर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। आप चाहे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कहीं से भी खरीदिए, किसी भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से खरीदिए, मेरे ख्याल से ये जो बेसिक 12 पैरामीटर्स हैं ये आपको पता होने चाहिए, आपको भी इनकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक सही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए बाय करना चाहते हैं।
तो और ज़्यादा टाइम मैं आपका यहाँ पर नहीं लूँगा, आइए जल्दी से इन 12 पैरामीटर्स को देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। तो बाकी की चीज़ें मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा, तो आप 1 बाय 1 सभी पैरामीटर्स को देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं को पेमेंट की। तो को पेमेंट वो पार्शियल पेमेंट होती है जो एट द टाइम ऑफ क्लेम आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो को पेमेंट कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के केस में 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, इवन ये 30% तक भी जा सकता है। तो एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि मान लीजिए आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन का फाइनल बिल आता है वो है 1 लाख रुपीज़ का। अगर को पेमेंट आपकी है 20% की, तो 20% अमाउंट आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, यानी कि इस केस में आपको 20,000 रुपीज़ अपनी पॉकेट से पे करने पड़ेंगे और 80,000 रुपीज़ जो इंश्योरेंस कंपनी है वो पे करेगी। तो मान लीजिए कि अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हैं, आप किसी एजेंट से बाय करते हैं या फिर कहीं और से बाय करते हैं, और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मान लीजिए कोई आपको डिस्काउंट देता है कि हम आपको यहाँ पर 25% का डिस्काउंट दे देंगे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बस इतने की ही पड़ेगी, और मे भी खुश होकर आप भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर ले कि हाँ यार ये तो मुझे अच्छे डिस्काउंट मिल रही है तो मैं इसको ले लेता हूँ। लेकिन ऐसे में हो सकता है कि जो पॉलिसी आप बाय करते हैं उस पॉलिसी पे को पेमेंट क्लॉज लगा हुआ हो, मे बी 20% का या फिर 30% का, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस ही ना हो। तो अगर आप हॉस्पिटलाइजेशन के बाद फाइनल बिल को देख के सरप्राइज नहीं होना चाहते हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपकी जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें को पेमेंट क्लॉज को ज़रूर देखें। वो होना चाहिए 0, यानी कि आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी पे ना करना पड़े अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन ना हो। यानी कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं सीनियर सिटीजन के लिए या फिर विद एग्जिस्टिंग इलनेस, तो हो सकता है कि ऐसे केस में पॉलिसीज के अंदर आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो, वहां पर आपको 10-15% का को पेमेंट पे करना ही पड़े। सेकेंड चीज़ आती है रूम रेंट रेस्ट्रिक्शन। ऐसा हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन आपको यह सरप्राइज मिले कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में जो रूम रेंट की कैपिंग है वो है आपका जो भी सम इंश्योर्ड है उसका 1%। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है 5 लाख रुपीज़ की, तो हो सकता है कि आपको रूम रेंट पे जो कैपिंग मिले वो हो 5,000 रुपीज़ पर डे तक की। या फिर रेस्ट्रिक्शन इन द फॉर्म ऑफ रूम की जो कैटेगरी है वो हो सकता है, यानी कि आप यहाँ पर खाली सिंगल प्राइवेट रूम ले सकते हैं या फिर सिंगल प्राइवेट AC रूम ले सकते हैं। तो इस चीज़ को आप इंश्योर करें कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में रूम की जो कैटेगरी है उसके ऊपर कोई भी लिमिटेशन, कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो। आप चाहे डिलक्स रूम लें, सुपर डिलक्स रूम लें या फिर सूट लें, कोई भी रूम टाइप आप ले पाएँ। थर्ड चीज़ आती है डिजीज़ वाइज सब लिमिट्स। ऐसा हो सकता है कि कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको अच्छी डील में यानी कि डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही हो, लेकिन उसमें डिजीज़ वाइज सब लिमिट्स भी लगी हों। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और आपने 10 लाख रुपीज़ का कवर लिया है बहुत ही सस्ते प्रीमियम में, और ट्रीटमेंट का जो बिल आता है मान लीजिए वो आता है 4.5 लाख रुपए, लेकिन आपको यहाँ पर हो सकता है 2.5 लाख रुपए अपनी पॉकेट से पे करने पड़े, क्योंकि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए या फिर उस प्रॉब्लम के लिए जो सब लिमिट आपको दी गई थी वो थी 2 लाख रुपीज़ की, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी खाली 2 लाख रुपीज़ पे करेगी, उसके ऊपर का जितना भी अमाउंट होगा आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो डिजीज वाइज सब लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर किसी केस में है भी तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो सब लिमिट कितनी है। फोर्थ पॉइंट आता है वेटिंग पीरियड्स का। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में जनरली ऐसा होता है कि कुछ एग्जिस्टिंग डिजीज होती हैं जिनको लेके कोई वेटिंग पीरियड होता है, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं है, कोई स्लो ग्रोइंग डिजीज अगर हो जाती है, लेट्स से कैटरैक्ट है या फिर नी रिप्लेसमेंट वगैरह है, तो उसमें यहाँ पर कुछ वेटिंग पीरियड हो सकता है वो 3 साल का हो सकता है 2 साल का हो या फिर 1 ही साल का हो। मेक श्योर कि ये जो वेटिंग पीरियड है ये कम से कम होना चाहिए, जिससे कि अगर आपको इलाज करवाना पड़ता है तो आप टाइमली इलाज करवा पाए, आपको यहाँ पर लंबा वेट ना करना पड़े। तो जो वेटिंग पीरियड है ये मोस्ट कॉमन चीज है ऑलमोस्ट सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर। तो आपको एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पिक करनी चाहिए जिसमें ये वेटिंग पीरियड कम से कम हो। फिफ्थ पॉइंट आता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर। तो इससे पहले कि पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़े, जनरली ऐसा होता है कि बहुत से केसेस में पता ही नहीं होता कि एक्चुअल डिजीज क्या है या फिर क्या कॉज है। तो ऐसे में हो सकता है कि डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट करवाने को बोले, MRI या फिर CT स्कैन्स करवाने को बोले, जो कि कॉस्टली होते हैं, और 5-6 दिन या फिर हफ्ते भर बाद जब फाइनल कॉज का पता चले कि हॉस्पिटलाइजेशन यहाँ पर जरूरी है, आपको एडमिट होना पड़ेगा, तो ऐसे में हो सकता है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ उन्हीं एक्सपेंसेस को कवर करे जो एक्सपेंसेस आपके एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन और उसके बाद के एक्सपेंसेस हों। जिसका मतलब ये है कि जो भी आपने CT स्कैन या फिर MRI या फिर OPD के जो भी चार्जेस दिए होंगे वो आपको अपनी पॉकेट से ही पे करने पड़े, वो कवर ना हो, और ये एक्सपेंसेस कुछ केस में काफी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी कुछ अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आपको मिल जाएंगी जहां पर 30 डेज पहले के एक्सपेंसेस और 180 डेज के बाद के एक्सपेंसेस, ये सभी एक्सपेंसेस आपके कवर्ड हों। तो इसी में अगर मैं आपको अपना ही एक पेन पॉइंट बता देता हूं, तो इवन अगर आप किसी हॉस्पिटल में अगर मान लीजिए कैशलेस क्लेम के थ्रू जाते हैं, तो यहाँ पर इवन ये भी हो सकता है कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन क्लेम
क्लेम्स जो होते हैं उनको लेकर आपको यहाँ पर सिरदर्दी लेनी पड़े, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, क्या चाहिए क्या नहीं, ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं। या इवन हॉस्पिटल में एडमिशन के टाइम पे भी आपको यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि आपकी पॉलिसी में क्या कवर्ड है क्या कवर्ड नहीं है, तो कुछ क्वेश्चंस आपके यहाँ पर भी हो सकते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी होता है कि आपको एक सपोर्ट मिले, यानी कि एक पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिले जहाँ पर आप इन सभी क्वेरीज को तुरंत रिजॉल्व कर पाएं और आपको इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर हॉस्पिटलाइजेशन के केस में यहाँ पर आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। तो आपके लिए ये ज़रूरी बन जाता है कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय कर रहे हैं वो आप एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से बाय करें, जो आपको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करने के टाइम पे भी हेल्प करे और इवन आपको क्लेम असिस्टेंस भी अच्छे से प्रोवाइड करे। और इवन जब बात आती है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस हैं उनको क्लेम करने के, तो यहाँ पर भी आपको सपोर्ट मिले। तो ऐसे में आपकी यहाँ पर हेल्प करता है डिटो। डिटो पे आप डिफरेंट हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स को कंपेयर कर सकते हैं, उनको डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप इनके IRDAI सर्टिफाइड जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात कर सकते हैं। आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं पर्टिकुलर डे और टाइम जिस टाइम पे आप अवेलेबल हों उस कॉल को लेने के लिए। तो जो भी आपके कंफ्यूजन्स और क्वेरीज हैं उन सभी चीज़ों को आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि डिटो बिल्कुल स्पैम फ्री है और यहाँ पर आपको बार बार कॉल करके परेशान नहीं किया जाता या फिर किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेने के लिए आपको यहाँ पर पुश नहीं किया जाता। जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके लिए सही होगी उसको बाय करने के लिए यहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी और इवन आपको यहाँ पर डेडिकेटेड क्लेम असिस्टेंस भी मिलता है। और हाँ, डिटो इज बैक्ड बाय जीरोधा जो कि एक ट्रस्टेड ब्रांड है। इसको गूगल पे रेटिंग मिली हुई है 4.9 स्टार की, तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं जो क्वालिटी ऑफ सर्विस ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। डिटो का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और मेरे पिन कमेंट में मिल जाएगा। 6th पॉइंट हमारे पास आता है रेस्टोरेशन बेनिफिट्स। मान लीजिए आप एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं जिसका कवर जो है वो 5 लाख रुपीज का है और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर ईयर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ जाता है और आपका जो फाइनल टोटल बिल बनता है वो बनता है 4,88,000 रुपीज का। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी थी 5 लाख रुपीज की, जिसमें से आप 4,88,000 वहां पर कंज्यूम कर चुके हैं। भगवान ना करे अगर उसी पर्टिकुलर ईयर आपको फिर से एडमिट होना पड़ता है हॉस्पिटल में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। अब क्योंकि आप यहाँ पर अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पूरा एग्जॉस्ट कर चुके थे तो बाकी की जो एक्सपेंसेस हैं हो सकता है वो आपको अपनी पॉकेट से बेयर करने पड़े। यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर ईयर आपकी जो पॉलिसी है उसका अमाउंट अगर एग्जॉस्ट हो जाता है तो आप उसको फिर से रिस्टोर करवा पाएं। कुछ पॉलिसीज में ऐसा हो सकता है कि एट द टाइम ऑफ रेस्टोरेशन आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल अमाउंट पे करना पड़ सकता है। कुछ पॉलिसीज इवन ऐसी भी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको रिस्टोरेशन प्रोवाइड करती हैं। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो रिस्टोरेशन के ऊपर कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, किस केस में रिस्टोरेशन आपको मिलता है। 7वां पॉइंट आता है डे केयर ट्रीटमेंट का। अगर हम बात करते हैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स की जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि 24 आवर्स के लिए आपको एडमिट होना पड़े, हो सकता है कि ट्रीटमेंट के बाद 2 से 4 घंटे के बाद ही आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम अपेंडिसाइटिस की बात करते हैं जहां पर आपको 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है, और दूसरे ट्रीटमेंट्स हैं जैसे कि कीमोथेरेपी की बात करते हैं, डायलिसिस की बात करते हैं, इसमें भी आपको 24 आवर्स के लिए एडमिट नहीं होना पड़ता है। तो आप हमेशा उन पॉलिसीज़ को प्रीफर करें जहाँ पर जो डे के ट्रीटमेंट्स हैं ये सब कवर्ड हों। ऐसे केसेस में आपको अपनी पॉकेट से पैसा पे ना करना पड़े। तो अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स देखे हैं आप ये सभी पॉइंट्स डिटो की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी नॉलेज वहां पर गेन कर सकते हैं। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो अगला पॉइंट आता है कवर फॉर कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स जैसे कि ग्लव्स हैं, सिरिंजेस हैं, मास्क, सर्जिकल टेप्स एंड वेरियस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो जनरली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर्ड नहीं होते, और ये कंज्यूमेबल्स जो होते हैं जो भी आपका फाइनल बिल बनता है उस बिल के 5% या इवन 10% तक का अमाउंट भी हो सकता है। तो ऐसी बहुत सी पॉलिसीज होती हैं जिनमें जो कंज्यूमेबल्स होते हैं वो इनबिल्ट होते हैं, यानी कि कंज्यूमेबल के केस में आपको यहाँ पर अपनी पॉकेट से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कवर्स फॉर ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एटसेट्रा, इनको हम बोलते हैं आयुष ट्रीटमेंट्स। तो अगर आप अपने लिए इन ट्रीटमेंट्स को भी ऑप्ट करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ये भी कवर्ड हो। 10th पॉइंट आता है मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर। एक चीज़ जो मुझे लगता है आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में ज़रूर चेक करनी चाहिए वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर। यानी कि कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स होते हैं जिनको कन्वेंशनल तरीके से नहीं किया जाता, उनको रोबोटिक ट्रीटमेंट्स के थ्रू किया जाता है। तो रोबोटिक ट्रीटमेंट के कुछ अपने बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी फैमिली में ही इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। यानी कि रोबोटिक ट्रीटमेंट्स अगर आप लेते हैं तो आपका, जैसा कि कहा जाता है कि स्कार्स आपके यहाँ पर कम रहते हैं, रिकवरी पेशेंट की जल्दी हो जाती है, जल्दी पेशेंट अपने घर जा सकता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप यहाँ पर रोबोटिक ट्रीटमेंट जो है उसको ऑप्ट करना चाहें, और जैसे कि मैंने बताया कि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट कॉस्ट से डबल कॉस्ट के भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट बन सकता है। तो अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवरेज मिल जाता है तो ये आगे चल के आपको काफ़ी बेनिफिट्स प्रोवाइड कर सकता है। 11th पॉइंट आता है नो क्लेम बोनस।
किसी पर्टिकुलर ईयर अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं लेते हैं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो कि एक अच्छी बात है। तो अगर आप क्लेम नहीं लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको नेक्स्ट ईयर मिल सकता है अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में नो क्लेम बोनस आपको मिलता है। लेट्स से अगर आपको मिलता है 50% का, तो 5 लाख प्लस 50% ऑफ 5 लाख, ये बन जाता है टोटल मिला के 7.5 लाख रुपए। तो नेक्स्ट ईयर से आपकी जो कवरेज हो जाती है ये हो जाती है 7.5 लाख की। अगले साल भी अगर आप कुछ भी क्लेम नहीं करते हैं तो उसके नेक्स्ट ईयर आपकी पॉलिसी फिर से 50% से इंक्रीज हो जाती है, तो ये हो जाती है टोटल मिला के 10 लाख रुपीज़ की। तो नो क्लेम बोनस इज़ प्रिटी यूजफुल, और आप यहाँ पर इंश्योर करें कि आपको जो यहाँ पर नो क्लेम बोनस मिलता है वो ऐसा नहीं है कि बिलो 10% हो। तो आप ये मेक श्योर करें कि आपको जो भी बोनस मिलता है वो एक्चुअली में सब्सटेंशियल हो, यानी कि बड़ा हो। कुछ केसेस में आपको 50% मिल सकता है, इवन कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको ऐसी भी मिल जाएंगी जिनमें आपको 100% बोनस भी मिल सकता है। एंड एनीथिंग बिलो 10% इज़ नॉट रियली मीनिंगफुल, यानी कि 10% से नीचे अगर आपको बोनस मिलता है तो वो आपके किसी भी काम का नहीं होगा। 11वां पॉइंट आता है फ्री हेल्थ चेकअप्स। डिफरेंट हेल्थ चेकअप, जैसे कि अगर हम कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट की बात करते हैं, ब्लड शुगर के टेस्ट की बात करते हैं, या फिर कोई भी दूसरा हेल्थ चेकअप हो सकता है। लेट्स से आपको फुल बॉडी हेल्थ चेकअप भी अगर करवाना पड़ सकता है, तो क्योंकि इनकी जो कॉस्ट है वो आराम से 1000-1500 इन नॉर्मल केसेस, और अगर हम फुल बॉडी हेल्थ चेकअप की बात करते हैं तो ये आराम से 2500 से 3000 के आसपास पड़ सकते हैं। तो एज़ पर माई एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई सिम्टम आएगा उसके बाद ही आप अपना हेल्थ चेकअप करवाएंगे। अगर आप अपना पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को अगर आप कंटिन्यूसली मॉनिटर करना चाहते हैं, तो हर 6 महीने में या साल भर में एटलीस्ट एक बार आपको अपना फुल बॉडी हेल्थ चेकअप करवा लेना चाहिए। तो ऐसी बहुत सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ आपको मिल जाएंगी, यानी कि जो भी आप अपने हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं उनको भी आप क्लेम करवा सकते हैं एटलीस्ट वंस इन अ ईयर या फिर वंस इन 2 ईयर्स। तो आप अपने हेल्थ चेकअप्स करवा सकते हैं और जो भी बिल आता है उसको आप क्लेम कर सकते हैं अप टू सर्टेन अमाउंट। तो ये एक गुड टू हैव फीचर है जो अगर आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में मिल जाता है तो आपके लिए ये एक बोनस ही है। 12वां पॉइंट आता है मैटरनिटी बेनिफिट्स। तो अगर आप एज अ कपल आने वाले समय में बेबी प्लान करना चाहते हैं, जो कि मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1 बेबी तो हर कपल प्लान करते ही हैं, और ये बात इंश्योरेंस कंपनीज भी जानती हैं। तो मैटरनिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये सभी जानते हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा एक्सपेंस होता है। तो सैडली मोस्ट ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक्चुअली में मैटरनिटी बेनिफिट्स को बाय डिफ़ॉल्ट कवर ही नहीं करती हैं। और अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी मैटरनिटी बेनिफिट देती भी है तो वो ये ज़रूर मेक श्योर करेगी कि आप एज अ प्रीमियम यहाँ पर हाई प्रीमियम पे करें, जिससे कि उनके जो एक्सपेंसेस हैं वो कवर अप हो पाएँ। तो या तो वो कंपनी मैटरनिटी का जो अमाउंट होता है उस पर कोई कैपिंग लगा सकती है, या फिर कुछ सालों के लिए वेटिंग पीरियड आपको दे सकती है। तो अगर आप मैटरनिटी बेनिफिट को एज एड ऑन लेते हैं, या फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बाय डिफ़ॉल्ट मैटरनिटी को कवर कर रही है, तो आप ये ज़रूर चेक करें कि इसके बदले में आपको यहाँ पर बहुत हाई प्रीमियम पे ना करना पड़े। तो यहाँ पर लिखा भी है कि मेक श्योर यू डोंट एंड अप पेइंग रिडिकुलसली हाई प्रीमियम जस्ट टू अवेल दिस बेनिफिट, इट माइट नॉट बी वर्थ इट। तो इन सभी 12 पैरामीटर्स और डिफरेंट बातों को समझने के बाद जब आपको फाइनली किसी ब्रांड की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो तो आपको यहाँ पर फर्दर क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। तो मैं क्विकली यहाँ पर स्क्रॉल करके आ जाता हूँ लास्ट वाले पॉइंट पे, जो कि है 5th पॉइंट, यानी कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो का। क्लेम सेटलमेंट रेशियो टेल्स यू अबाउट द परसेंटेज ऑफ क्लेम सेटल बाय एन इंश्योरर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। यानी कि अगर हम इसको ऐसा समझना चाहें कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो अगर किसी कंपनी का है 90 का, इसका मतलब ये है कि आउट ऑफ 100 क्लेम्स उस कंपनी ने 90 क्लेम्स को एक्चुअली में सेटल किया है। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो किसी कंपनी का जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्जांपल अगर हम डिफरेंट कंपनी के क्लेम सेटलमेंट रेशियो के एवरेज की बात करते हैं, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, तो आप देख सकते हैं कि किस कंपनी का कितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, HDFC अर्गो, SBI, डिजिट और डिफरेंट कंपनीज के क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो को आपको आइसोलेशन में नहीं देखना है, क्योंकि ये आपको हो सकता है कंप्लीट पिक्चर ना दे। तो हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड की, यानी कि कोई कंपनी इस बिजनेस में कितने समय से है। हो सकता है कोई कंपनी ऐसी आ जाए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड कुछ मंथ्स का हो या फिर 1-2 साल का ही हो, और उस कंपनी का अगर आप क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखेंगे तो हो सकता है वो 99% हो या फिर 99.5% का हो। लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो कंपनी नई है, उसका कोई प्रीवियस बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो इनिशियल नंबर्स हो सकता है यहाँ पर आपको मिसगाइड कर दें। तो एक तरह से यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपनीज़ का जो हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड है उसको भी देखना है।
एग्जाम्पल के लिए अगर हम नेशनल इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 118 साल से ये इसी बिजनेस में है। न्यू इंडिया एश्योरेंस, यूनाइटेड इंश्योरेंस, तो इन कंपनीज का बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड हमारे पास है, यानी कि बहुत लंबे समय से ये इस बिजनेस में है। अ कंपनी विद अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 5 ईयर्स एंड अबव इज डिसेंट, तो 5 साल या उससे ऊपर का ट्रैक रिकॉर्ड अगर किसी कंपनी का आपके पास है तो वो अपने आप में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है किसी कंपनी के बारे में जानने का। अब ज़रूरी यहाँ पर यह भी नहीं है कि जिस कंपनी का जितना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर बात करेंगे ऑपरेशनल प्रोफिशिएंसी की। तो कुछ कंपनी आपको ऐसी मिल जाएंगी जो इस बिजनेस में बहुत पुरानी है, लेकिन उनकी जो रेपुटेशन है वो काफ़ी ख़राब है विद इन द इंडस्ट्री। उनकी जो एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग है वो बहुत स्लो है और उनके कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव तक पहुंच पाना भी बहुत डिफिकल्ट है, या तो फ़ोन उठता नहीं है या फिर बहुत डिले के बाद आपको रिस्पांस मिलता है। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस आपको यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं। तो इनमें से किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर कभी भी डिट्टो के जो इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स हैं इनके साथ आप एक कॉल बुक करके अपनी जो क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं, और भी डिटेल अगर आपको किसी कंपनी के बारे में चाहिए तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर हम बात करते हैं प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, यानी कि किस कंपनी के कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं वो आपके रिक्वायरमेंट्स को मीट करते भी हैं या नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉम्प्रीहेंसिव ऑप्शंस की बात करते हैं तो डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। प्रीमियम ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डायबिटिक स्पेसिफिक पॉलिसी, कैंसर स्पेसिफिक पॉलिसी, हार्ट स्पेसिफिक पॉलिसी, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी यहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको यहाँ पर देखना चाहिए। इसके बाद एक और चीज़ आती है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स, यानी कि जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ के जो नज़दीकी अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, क्या वो हॉस्पिटल्स इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में आते भी हैं या नहीं आते हैं। अगर कोई हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क हॉस्पिटल्स में आता है तो यहाँ पर आपको अपनी पॉकेट से हो सकता है कुछ भी पे ना करना पड़े, यानी कि कंप्लीट प्रोसेस जो होगा वो कैशलेस प्रोसेस होगा। नहीं तो क्या होता है कि जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पर आपको अपनी पॉकेट से सबसे पहले पे करने होते हैं सारे बिल्स, और उसके बाद आपको रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बहुत से डॉक्यूमेंट्स को फिल करना पड़ता है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो सकता है। तो जो भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं उसके नेटवर्क हॉस्पिटल्स को आप ज़रूर चेक करें कि जिस हॉस्पिटल को आप प्रीफर कर रहे हैं वो हॉस्पिटल उनके नेटवर्क्स में आता भी है या नहीं आता। तो डिफरेंट कंपनीज के कितने नेटवर्क हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं आप यहाँ पर इस टेबल से देख सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल सकता है। फाइनली अगर मैं कुछ बड़े ब्रांड्स की बात करता हूँ जो अच्छे ब्रांड्स हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी अच्छा है, सर्विसेज और रिस्पांस भी आपको टाइमली मिल जाता है, वो कौन कौन से ब्रांड्स हैं वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि HDFC अर्गो है, आदित्य बिरला है, बजाज अलायंस, केयर और नेवा बुपा। ये पांचों ही अच्छे ब्रांड्स हैं जो आप कंसिडर कर सकते हैं, और कौन से ब्रांड में आपको कौन सा प्लान लेना है वो आप डिट्टो के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई एम श्योर कि आप अपने लिए यहाँ पर एक अच्छा प्लान सेलेक्ट कर पाएंगे। डिट्टो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और अपने टॉप कमेंट में डाला हुआ है, तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे एक और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।